अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। सुना सर, तबीयत तबीयत कैसी है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए सर, वेट कर रहे हैं, बाकी को मैसेज कर देता हूँ। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्लाह का करम। अच्छा। गुड। नहीं नहीं, ठीक है। तो तबीयत वगैरह ठीक है उनकी? नहीं है क्या?
अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने बात की हुई थी डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसकी हमने डिफरेंट जो भी ऑप्शंस बनती हैं, जिसमें एक डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस है, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट है, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ है, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है, लैप्स ऑफ टाइम है। यहाँ तक हमने कर लिया था। और यानी जो 5 तकरीबन सिचुएशंस बनती थी वो हमने देख ली थी। ब्रीच हमने लास्ट टाइम छोड़ दी थी कि हमने कहा था कि यार ये वो है जो कि हम नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, क्योंकि यहीं से ही ऑनवर्ड जो है वो आगे जो चैप्टर है वो इससे रिलेटेड है, तो बात फिर यहाँ से आगे हम बढ़ाएंगे। तो डिस्चार्ज बाय ब्रीच है, जैसे परफॉर्मेंस था, एक्चुअल और एक्चुअल परफॉर्मेंस था, और एक ये था कि वो परफॉर्मेंस डीम की जाएगी कि ये परफॉर्मेंस एक बंदे ने कोशिश की है लेकिन दूसरे बंदे ने उसकी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं की या उसको परफॉर्म करने नहीं दिया, तो हमने उसको अटेम्प्टेड या डीम्ड परफॉर्मेंस जो है वो कहा था। अटेम्प्टेड हमने कहा था, तो चलें हम लफ्ज़ अटेम्प्टेड ही यूज़ कर लेते हैं कि एक एक्चुअल परफॉर्मेंस थी और एक अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस थी। इसी तरह एक्चुअल ब्रीच है और अटेम्प्टेड तो नहीं है लेकिन एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसमें जो ब्रीच बेसिकली तोड़ने को कहते हैं। तो इफ अ पार्टी refuses or fails to perform his part of the contract, then the contract is said to be discharged due to breach. A breach may occur due to the following ways, जो कि दो हैं। एक्चुअल ब्रीच है when a party of to a contract refuses or fails to perform his part of the contract at the time fixed for performance. अब सपोज के आप लोगों ने फी जमा करवाई और हमने आपसे कहा कि हम आपको 2 सालों में स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर हम आपको 2 सालों में आपकी डिग्री करवा देंगे, और इफ वी स्टार्ट टीचिंग यू पीपल फ्रॉम जून नेक्स्ट ईयर, तो अब जो टाइम तय हुआ था वो तो ऑब्वियसली अब 2 साल तो दिसंबर से काउंट होने थे या जनवरी से काउंट होने थे। जून में तो फिर इसका मतलब है कि 6 महीने आपने गुजार दिए। तो जो टाइम तय हुआ है उस टाइम पे अगर दोनों में से कोई पार्टी भी कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल ना कर सके तो वो एक्चुअल ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कहलाती है। और they agreed to sell B 10 tons of wheat at 8,000 per ton to be delivered in 2 equal installments on 20th November and on 21st November। दो डेट्स जो हैं वो दी गई हैं, और 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मींस 4,000 वो 20 नवंबर को डिलीवर करेगा, 4,000 वो 21 नवंबर को डिलीवर करेगा। ऑन 20th November A refused to deliver the goods. It is an actual breach of the contract on due date of performance। अब B को 20 नवंबर को ही B को 8,000 तो उसकी वो है कीमत है। 10 टन है तो इसका मतलब है 5 टन वो उसको सप्लाई करेगा 20 को, और 5 टन वो उसको सप्लाई करेगा 21 को।
तो 10 टन्स मल्टीप्लाइड बाय 8,000 पर टन, तो ये तो उसकी वैल्यू हो जाएगी। तो 80,000 तकरीबन उसकी वैल्यू होती है। 40,000 के गुड्स यानी 5 टन मल्टीप्लाइड बाय 8,000, ये उसने डिलीवर करने थे 20 को, और बी ने आगे किसी को, ऑब्वियसली उसने भी कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है किया हुआ हो कि हम आपको 5 टन्स ऑफ वीट जो है वो हम आपको डिलीवर करेंगे। अब अगर ये गुड्स जो है वो 20 को डिलीवर नहीं करता, तो जो कॉन्ट्रैक्ट बी ने आगे किया हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑब्वियसली नुकसान बी को उठाना पड़ेगा। तो ए ये एक्सक्यूज नहीं कर सकता कि यार मैं आपको कल डिलीवर कर दूंगा, जो बी का कॉन्ट्रैक्ट है वो आज का है। अगर बी कॉन्ट्रैक्ट अपना पूरा नहीं कर पाता तो वो भी ब्रीच में होगा और उस पे मुकदमा किया जा सकता है, और बी इन टर्न अपना नुकसान तो भरेगा, उसके बाद फिर इस नुकसान के लिए वो ए के ऊपर मुकदमा अगर करना चाहे तो वो कर सकता है कि उसने जिस डेट पे बात तय हुई थी उस डेट पे उसने सामान पहुंचाया नहीं है। तो ये तो हो गई ड्यू डेट, एक्चुअल ब्रीच ड्यू डेट के हिसाब से। इफ अ पार्टी हैज परफॉर्म्ड a part of the contract and then refuses or fails to perform the remaining part of the contract, it is called an actual breach of the contract during the course of performance. 20 को तो डिलीवर कर दिया, लेकिन ये बात भी शामिल थी कि वो 21 को भी डिलीवर करेगा। आधी परफॉर्मेंस अगर उसने की है और कॉन्ट्रैक्ट उसने बीच में छोड़ दिया है, तो ये भी एक्चुअल ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है। तो या तो वो बिल्कुल शुरू से इनकार कर दे, या जैसे भी हमने बात की कि 20 को सामान डिलीवर करना था, उसने 20 को सामान डिलीवर नहीं किया, उसने डिलीवर करने से माजरत कर ली, तो ये भी एक्चुअल ब्रीच है ड्यू टू ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस के ऊपर। जो जो तारीख तय थी उस तारीख पे उसने कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया। और दूसरा काम क्या हो सकता है कि ब्रीच तो हुई है, उसने ड्यू डेट पे सप्लाई तो शुरू कर दी थी, लेकिन क्योंकि सामान इंस्टॉलमेंट्स में डिलीवर होना था, तो इस वजह से अधूरा छोड़ा है उसने, तो ये भी ब्रीच ही कहलाएगी। अब consequences of the actual breach depend upon whether the time was the essence of the contract or not. The consequences in both the cases the contract in both the cases may be summarized as follows: where time is the essence, या time is not the essence. Essence means कि सब कुछ डिपेंड ही टाइम के ऊपर कर रहा है, time is the essence. In case of actual breach, where time is of the essence, the breach will have the following consequences: voidable at the option of the promisee. voidable contract क्या होता है? मोहम्मद हसनैन रशीद, अस्सलाम वालेकुम।
जी अवैस हसनैन रशीद, सॉरी अवैस हसन, मोहम्मद हसनैन रशीद, मोहम्मद हसनैन रशीद। यस सर। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? शामीर अर्तुरुल अहमद। शामिर। यस सर। जी ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइडेबल सर नहीं पता था। ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो अभी हम अभी पढ़ रहे हैं? सर इसमें यही होता है कि अगर टाइम के परफॉर्मेंस एक टाइम के ऊपर ना की जाए तो मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। मतलब बिल्कुल गुड्स ठीक होगा। एक टाइम और पे गुड्स डिलीवर। एक सिचुएशन हमने और भी पढ़ी थी, वो हम अदील साहब से पूछ लेते हैं। जी अदील साहब, अदील अहमद। यस सर। हमने क्या पढ़ा है अभी? सर एक तो ये उन्होंने अभी बताया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है। सर ये अभी ज्वाइन हुई है क्लास। अच्छा, मोहम्मद अहमद रियाज साहब जो हैं। अच्छा यस चलें सर। अदील साहब, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तो पता होगा ना कि क्या होता है? सर मैंने अभी क्लास ज्वाइन की है, अभी आप क्वेश्चन ही पूछ रहे थे। नहीं, ये जो वॉइडेबल आई थिंक तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो होता है जो आर्जी तौर पे किया जाए। वॉइडेबल जो है वो तो आपने पिछले उसमें लॉ में पढ़ा होगा ना। नहीं सर, हाँ जी, लॉ की बता रहा था आपको मैं। हाँ, वो तो पिछले लॉ में आपने पढ़ा होगा वॉइडेबल क्या होता है। अच्छा, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ये है, अभी जैसे हमने देखा कि दोनों में से जो एक पार्टी है, दोनों में से जो एक पार्टी है, एक पार्टी 20 और 21 2 दिन, ये स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है आपको? यस सर। अब अपीयर हो रहा होगा। अच्छा, अब 20 और 21 2 दिन बाद जो है वो तय हुई थी कि 20 तारीख को भी सामान डिलीवर किया जाएगा, गंदम डिलीवर की जाएगी, 21 को भी डिलीवर की जाएगी। 20 को उसने इनकार कर दिया। तो अब ये बी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कहे कि यार चलो ठीक है, 20 में मेरा गुजारा हो गया था, मैंने बंदोबस्त कर लिया था, 21 पे अब आपने लाजमी डिलीवर करना है। तो ये वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रोमिजी है कि ये अब मेरी चॉइस पे है कि मैं उसको वॉइड करार दे दूं या वॉइड करार ना दूं, कॉन्ट्रैक्ट को चलने दूं या कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दूं। वॉइडेबल, मैं उसको कहूंगा यार खत्म खत्म हो गया जी, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, बेकार हो गया। तो बेकार करार देना अगर एट द ऑप्शन ऑफ द प्रोमिजी हो तो हम उसको वॉइडेबल कहेंगे। एक बंदे के पास ऑप्शन है, दूसरे बंदे के पास ऑप्शन नहीं है। अब कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा पहले से ही हुआ हुआ था 20 और 21 का, 20 पे उसने सामान डिलीवर नहीं किया, मैंने उसे कहा यार 21 पे अब लाजमी करना। तो ये अब मेरी चॉइस थी कि मैंने आधा कॉन्ट्रैक्ट उसको खुद छोड़ दिया और आधे को कहा कि भाई ये वाला लाजमी अब आपने इसको परफॉर्म करना है। तो ये वॉइडेबल होगा। चॉइस है कि मैं उसे बेकार करार दूं या बेकार करार ना दूं। ये अगर ना भी लिखता कि वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिजी, ये उन्होंने खैर वाजे कर दिया बात को, मजीद वाजे कर दिया। अगर वॉइडेबल भी खाली लिख देते तो भी ये बात जो है वो
क्लियर हो जाती कि कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल, कि वो जो प्रॉमिसी होता है उसकी चॉइस के ऊपर होता है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को अब बेकार करार दे दे, वॉइड करार दे दे, या उसको बेकार करार ना दे और कहे कि यार चलो ठीक है, जो हो गया, और आगे आगे अब बात को हम ठीक तरीके से जो है वो बढ़ा लेते हैं. Promisee is entitled to claim compensation for any loss arising to him due to non-performance of the promise at agreed time where performance beyond the stipulated time is not accepted. जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि बी ने हो सकता है कि आगे किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ हो और वो बंदा इतना फ्लेक्सिबल ना हो जितना बी है, और उसने बी के ऊपर जो है वो कर दिया, केस भी कर दिया और बी को जुर्माना शुर्माना भी लगा दिया और बाकी सारी चीजें भी. अब बी को तो क्योंकि जुर्माना लग चुका है तो बी अपना जुर्माना जो है वो वसूल कर सकता है. जुर्माना वो अपना वसूल करेगा, उससे डैमेजेस वगैरह जो हैं जो भी नहीं है, कॉम्पनसेशन जो है फॉर एनी लॉस जो कि बी को हुआ है, बी वो इससे क्लेम कर सकता है. Promisee is not entitled to claim compensation for any loss arising to him due to non-performance of the promise at agreed time, where performance beyond the stipulated time is accepted, unless the promisee gives notice to the promiser of his intention to claim damages. अब अगर यूं हुआ कि वो 20 तारीख को उसने सामान डिलीवर नहीं किया और मैंने उसे कहा कि यार चलो 21 और 22 को, 20 और 21 को आपने सामान डिलीवर करना था, आप 21 और 22 को सामान डिलीवर कर दें. अब अगर मैंने उसको खुद अलाउ किया है तो फिर इसका मतलब है कि अगर चीज़ मैंने अलाउ खुद कर दी है तो फिर वो उससे डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकता है उसके बाद, या नुकसान वो कि भाई जब उसने खुद ही अलाउ कर दिया था, क्योंकि वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ प्रोमिसी था, तो एक दफा उसने अलाउ कर दिया, एक दफा उसने खुद अलाउ कर दिया तो अच्छा, अगर उसने खुद अलाउ कर दिया है, हाँ, अगर वो ये बता दे कि यार मैं अलाउ तो कर रहा हूं लेकिन मैं आपसे इस चीज के, मैं आपसे वो मांगूंगा, डैमेजेस मैं आपसे लूंगा क्योंकि मेरा नुकसान हुआ है. इस केस में फिर क्या होगा कि फिर ठीक है वो उससे डैमेजेस क्लेम कर सकता है. वरना ये है कि वैसे ये है कि अगर वो अलाउ ना करे तो क्योंकि वर्डेबल उसके ऑप्शन के ऊपर है कि वो बेकार करार दे या बेकार करार ना दे, उसी की ऑप्शन है क्योंकि उसके साथ वादा किया गया था कि चीज़ उसको टाइम पे डिलीवर की जाएगी, टाइम पे डिलीवर नहीं की गई, तो चॉइस उसके पास है कि वो लेट परफॉर्मेंस एक्सेप्ट कर ले, वेट लेट परफॉर्मेंस एक्सेप्ट ना करे. लेट परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करने के बाद फिर वो ये है कि जो 21 वाली बात तो चलें ठीक है, जो 20 को वो हुई है
परफॉर्मेंस जो ना होने की वजह से जो उसको नुकसान हुआ है, वो नुकसान क्लेम भी कर सकता है, और वो ये भी कर सकता है कि वो डेट आगे बढ़ा दे और कॉन्ट्रैक्ट चला जाए। उस केस में फिर ये है कि वो नुकसानात को क्लेम, जो लॉस हुआ है, लॉस को क्लेम फिर वो नहीं कर सकता। तो दो तीन चीज़ें जो है यहाँ पे हमने डिस्कस की। लोगों से पूछ लेते हैं कि उनको क्या समझ में आया है। नैयर जमान साहब, जी सर। क्या समझ में आया है जो अभी तक पढ़ा है? सर ब्रीच ये क्या होती है? वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट ये होता है जिसमें बताया गया हो कि इस दिन आपको स्मार्ट डिलीवर कर दीजिएगा, लेकिन उस दिन ना किया जाए तो उससे फिर जो अगली डेट होगी इसका उस दिन कर दीजिए उस डेट को। वर्डेबल का ये मतलब तो मैंने नहीं बताया। वर्डेबल का मतलब क्या है वैसे? वॉइड का क्या मतलब है, कोई बता सकता है जी? सर अगर एक बंदे के पास ऑप्शन हो दूसरे के पास ना हो, वो ठीक है, वो तो वॉइडेबल हो गया ना, बिल्कुल सही है। वॉइड का मतलब वैसे लफ्जी मानी क्या है? बेकार हो गया। बेकार। ठीक है, वैलिड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है, बेकार है, किसी काम का नहीं है, उसको हम वॉइड कहेंगे। अगर बेकार करार देने की पावर किसी एक बंदे के पास है कि वो उसको बेकार करार दे सकता है या नहीं दे सकता, अब वो जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, अब उस कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइडेबल कहेंगे। ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? अलीजा जफर, जी सर। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ? सर अगर एक पार्टी के पास इख्तियार हो के वो ख़त्म कर सकता है उसको वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अगर उसको बेकार करार दे सकता है कॉन्ट्रैक्ट को कि यार ये अब इसमें ये वैलिड नहीं रहा, इसको हम ख़त्म कर देते हैं, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा। और ये दोनों में से एक पार्टी के पास ये ऑप्शन होगी, दूसरे के पास ये नहीं होगी, जैसे यहाँ पे है। तो अगर वो उसको वॉइड करार दे दे तो उसके पास इख्तियार है। हाँ, वो ये भी कर सकता है कि वो लेट डिलीवरी भी एक्सेप्ट कर सकता है, वो ये भी कर सकता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को उधर ही बेकार करार दे दे कि यार तुम रिलायबल आदमी ही नहीं हो, तुम आगे भी सामान टाइम पर डिलीवर नहीं करोगे। ये भी हो सकता है कि जो डैमेजेस वो उसको हुई हैं वो उनसे क्लेम कर ले। ये भी हो सकता है कि जो डैमेजेस हुई हैं वो उसको बता दे कि मैं लेट डिलीवरी तो मैं ले रहा हूँ, लेकिन जो डैमेजेस हुई हैं वो मैं आपसे क्लेम करूंगा। क्योंकि अगर उसने लेट डिलीवरी एक दफ़ा एक्सेप्ट कर ली तो फिर वो नहीं कर सकता, क्लेम नहीं कर सकता कि यार आपकी वजह से नुकसान हुआ और मुझे पैसे पे किए जाएं, अनटिल एंड अनलेस उसने बता दिया। यहाँ पे टाइम एसेंस नहीं है। In case of actual breach where time is not the essence, the breach will have the following consequences. Not voidable at the option of the promise. यार 20 और 21 की बात नहीं थी, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। कॉन्ट्रैक्ट अगर 20 भी 21 को नहीं हो सका तो बाकी लोगों को आवाज आ रही है? नहीं सर, आपकी आवाज में रही है। माइक तो ऑन है मेरा। सर ब्रेक हो रही है। अच्छा,
अच्छा जी, अब आवाज ठीक आ रही है? यस सर। अगर टाइम एसेंस ना हो, यानी 20-21 को नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है, 21-22 को हो जाएगा, 22-23 को हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो फिर उस केस में जहाँ टाइम एसेंस नहीं है, प्रोमिसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करार दे सके, और प्रोमिसी जो है वो इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर एनी लॉस अराइजिंग टू हिम ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द promise at agreed time where performance beyond the stipulated time is accepted, unless the promisee gives notice to the promiser of his intention to claim damages. Again, अगर टाइम एसेंस नहीं था, स्पेसिफाई नहीं किया गया कि singer enters into a contract with B, a singer enters into a contract with B, the manager of the theater, to sing at his theater 2 nights in every week for the next 2 months. अब कौन से 2 दिन, ये अब जो है वो स्पेसिफाई नहीं किया गया है। मैं ए जो है वो ये काम भी कर सकता है कि वो मंडे को गाना गाए और फिर इतवार को गाना गा ले, या मंगल को करे और जुम्मे को कर ले। तो वो बस 2 दिन तय हुए, कौन से 2 दिन वो तय नहीं हुए। टाइम इज नॉट दी एसेंस, सारी चीज जो है वो टाइम पे डिपेंड जो है वो नहीं कर रही है। तो इस केस में ए विलफुली एब्सेंट्स हरसेल्फ फ्रॉम द थिएटर। अच्छा, ए जो है वो खातून है, A B agrees to pay her 100 for each performance. On the 6th night, A willfully absents herself from the theater. In this case, B has the following 2 options. B may rescind the contract. अब ये हमने रिसाइंड वाली ऑप्शन जो है वो पढ़ी है कि उस रिसाइंड किस चीज को कहते होते हैं, और ये अभी आपसे मैं पूछूंगा भी कि ये चीज जो है वो, इसको हमने रिसिजन के नाम से पढ़ा हुआ। B may resign the contract and claim compensation for the loss occasioned to him by A's failure to sing on the 6th night. B may permit A to sing on the 7th night and claim compensation for loss from A by giving a notice to A of his intention to do so. कि अगर 6वीं रात को नहीं गाया तो 7वीं को गा लें, और नोटिस पहले से दे के बता के कि यार मुझे ये नुकसान हुआ है, वो नुकसान उससे क्लेम कर लें। रिसिजन क्या होती है? जी, कौन बताएगा? ये चैप्टर में आपको फॉरवर्ड तो कर चुका हूं ना? नहीं। चैप्टर फॉरवर्ड किया है जी मैंने आप लोगों को, ये वाला? नहीं। मस्तियां जी। राजा अरसलान साहब, रिसेशन क्या होती है? राजा अरसलान साहब ने नाराज हो गए। राजी हो गया। अदील अहमद, यस सर। डिसीजन क्या थी यार? हेलो। हमने कुछ पिछले दिनों हमने ये चीज जो है वो पढ़ी थी। हेलो।
कि ऑल्ट्रेशन थी और रिसिजन थी और नोवेशन था, और इसमें क्या फ़र्क पड़ा था हमें? क्योंकि रिसिजन से ही रिसाइंड है। आज के लिए काफी। नहीं, आज के लिए कोई काफ़ी नहीं। जिसमें टाइम ना बताया हो, स्पेसिफाई ना किया हो, उससे सीन क्या? यानी आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं सारे ही? Rescission is the cancellation of a contract. Rescission is the cancellation of a contract by mutual agreement of the parties. ए क्योंकि ओनर है, तो ओनर जो है वो कहे कि यार आपके बस की बात नहीं है हमारे साथ काम करना, तो वी शुड पार्ट वेज। बी कहे यार ठीक है, तो ये अब रिसाइंड हो गया, रिसिजन हो गई। रिसिजन से रिसाइंड है कि उसने वो कर दिया है, इनकार कर दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म नहीं किया जा सकता आपसे, तो हम बात को खत्म कर देते हैं और म्यूचुअल एग्रीमेंट से चीज जो है वो खत्म की जाए। ठीक है, तो उसको हम रिसाइंड कहेंगे। तो ये फाइल प्रोबेबली मैंने आप लोगों को भेजी हुई भी है, तो सर आपने कहा ये फाइल भेजी है? इसीलिए पूछ रहा हूँ कि भेजी हुई है कि नहीं भेजी हुई है। अगर भेजी हुई है तो उसको पढ़ लें, नहीं भेजी हुई है तो सीआर कौन है? सर गूगल क्लासरूम में भी नहीं है और ग्रुप में भी नहीं आई। चलें, फिर मैं इस तरह करता हूँ कि 2-3 काम आज लाजमी कर लेते हैं। कि एक तो जो ये लेक्चर्स हैं जो हम ले रहे हैं इसके ACL के साथ साथ ये भी आपको फॉरवर्ड कर देते हैं। बुक अगर आप पहले बता देते तो ये बुक आपको पहले ही फॉरवर्ड जो है वो कर दी जाती, बस वो याद दिला दिया करें। अगर कोई सीआर है कौन? सर अमाद है सीआर, वो नहीं है इधर क्लास में अभी। अच्छा, ये 2 फाइल्स जो हैं ये ग्रुप में भेज रहा हूँ। और जो लेक्चर्स वगैरह हैं उसका लिंक मैं आपको आज भेज दूंगा। और नंबर तो है आप लोगों के पास मेरा, कोई इस तरह की कोई चीज़ कोई कि सर वो मटेरियल अभी तक नहीं आए हैं या वो लेक्चर्स नहीं हुए हैं, तो वो मुझे बता दिया करें, ताकि अगर मेरे पार्ट पे कोई मसला रह जाए तो या कोई डिले हो रही हो तो रिमाइंडर दे दिया करें।
बाज़ दफ़ा चीज़ें जहन में रहती हैं, बाज़ दफ़ा चीज़ें नहीं जहन में रहती हैं, उसके लिए मैं माज़रत भी करता हूँ। बता दिया करें तो ताकि आपकी जो पढ़ाई है वो विदाउट एनी इंटरप्शन जो है वो कंटिन्यू रह सके। अच्छा, तो बी में रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट एंड क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर द लॉस ओकेजन टू हिम बाय एज फेलियर टू सिंग ऑन द 6th नाइट। बी में परमिट ए, दोनों म्यूचुअल एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म भी कर सकते हैं, और बी ए को परमिट भी कर सकता है कि वो इतवार के दिन जो है वो गाना गा ले, और वो फिर वो जो कॉम्पनसेशन है वो उससे क्लेम कर ले कि पैसे उससे ना मांगे। ठीक है, तो ये तो थी एक्चुअल ब्रीच। एक्चुअल ब्रीच में भी दो सिचुएशंस थी, एक थी कि वेयर टाइम इज द एसेंस एंड वेयर टाइम इज नॉट द एसेंस, और कॉन्सिक्वेंसेस थे ये एक्चुअल ब्रीच के, और ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस था और कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस था कि ड्यू डेट पे भी की जा, यानी ब्रीच ऐसे भी हो सकती है कि जो डेट तय थी उस डेट को सामान डिलीवर नहीं किया गया, और ऐसे भी हो सकता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट बीच में अधूरा छोड़ दिया और उसने परफॉर्मेंस जो है वो पूरी नहीं की, तो ये कोर्स ऑफ परफॉर्मेंस कहलाएगा। अच्छा, दूसरा जो है फिर वो एंटिसिपेटरी ब्रीच है, और एंटिसिपेटरी ब्रीच जो है वो क्या होती है कि एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अकर्स व्हेन बिफोर द परफॉर्मेंस इज ड्यू the party acts in a way that the contract may not be performed. The party may be intended not to perform the contract in the following two ways. यानी दोनों में से कोई एक पार्टी ऐसी है जिसने ड्यू डेट या ड्यू टाइम आने से पहले ही उसने ये इंडिकेशन दे दी कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं है या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करेगा। अब रिफ्यूजल टू परफॉर्म द प्रॉमिस, when a party to a contract has refused to perform his promise, इनकार ही कर दिया, अभी ड्यू डेट नहीं आई है, वो पहले ही इनकार कर दे, ड्यू डेट आने से पहले इनकार कर रहा है, इसको हम ब्रीच एंटिसिपेटरी ब्रीच कहेंगे। एंटिसिपेट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंटिसिपेटेड कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस नहीं हो गई तो ये एंटिसिपेटरी ब्रीच हो गई। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये काम होगा, और दोबारा रिपीट कर दें। जब एक ने रिफ्यूज कर दिया, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक तो ये था एक्चुअल ब्रीच, उसने जब ड्यू डेट आई तो उसने कहा यार 20 तारीख है लेकिन मेरे पास जो है वो गंदम देने के लिए नहीं है, तो ये तो एक्चुअल ब्रीच हो गई। ड्यू डेट आ गई है, 20 तारीख आ गई है, कॉन्ट्रैक्ट भी 20 तारीख का हुआ था, 20 तारीख को ही उसने इनकार कर दिया, तो ये तो एक्चुअल ब्रीच हो गई। एंटिसिपेटरी ब्रीच ये है कि अभी ड्यू डेट नहीं आई है लेकिन अगला बंदा पहले ही बता दे, 19 को बता दिया उसने, 18 को बता दिया कि यार मेरी तो जो सारी फसल थी वो ये टिड्डी दल खा गया और अब मेरे पास सामान डिलीवर करने के लिए 20 को कुछ भी नहीं है। तो ये एंटिसिपेटरी ब्रीच कहलाएगी। एक्सपेक्टेड ब्रीच है कि हम एक्सपेक्ट कर लें 18 है आज और उसने इनकार कर दिया कि यार टिड्डी दल खा गई है सारा, तो इसका मतलब है कि ये 20 को सामान डिलीवर नहीं करेगा। तो रिफ्यूजल टू परफॉर्म द प्रॉमिस, व्हेन अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट हैज रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। A farmer agrees to sell B his entire crop of 10 tons of wheat
at 8,000 per ton to be delivered on 20th November. On 1st November, A informs B that he is not going to supply the goods. A has committed anticipatory breach of the contract by express repudiation. उसने क्लियरली बता दिया है कि यार मैं आपको ये कम नवंबर को ही बता दिया कि वो जो 20 वाला हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा नहीं हो पाएगा, तो आप अपना बंदोबस्त पहले ही कर लें। बाद में ये ना हो कि एक नुकसान तो मेरा वैसे हुआ है, सपोज वो टिड्डी दल की वजह से, और आप भी जो है वो मुझसे पैसे मांगना शुरू कर दें, तो कि भाई मुझे तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ, तो मैं आपको 20 दिन पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको सामान डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। तो आपने एक्सप्रेसली बता दिया, उसको वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि मैं सामान डिलीवर नहीं कर पाऊंगा। और डिसेबल्ड टू परफॉर्म द प्रॉमिस, एक तो रिफ्यूजल है और एक डिसेबल्ड है। वो when a party to a contract has disabled himself from performing his promise in its entirety. A farmer agrees to sell B his entire crop of 10 tons of wheat at 8,000 per ton to be delivered on 20th November. On 1st November, A contracted to sell his entire crop to C. A has committed anticipatory breach of the contract by implied repudiation. सामान तो आपको डिलीवर करना था, इंटायर क्रॉप, इसके अलावा उसके पास सामान और कोई है ही नहीं, और उसने वो सारी चीज सी को बेच दी, तो इसका मतलब है वो आपको बेचने में यानी आपको बेचने के लिए वो तैयार नहीं है। अगर वो सी को बेच चुका है तो वो फिर आपको नहीं बेचेगा, क्योंकि इसके पास इसके अलावा और कोई क्रॉप नहीं थी। तो ये हो गया डिसेबल्ड हिमसेल्फ टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। अब वो इस काबिल नहीं रहा कि वो अब हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर सके। आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ था ए ने, वो जो सिंगर थी, वो जिसने 2 रात की बात की हुई थी कि वो गाना गाएगी, और वो कॉन्ट्रैक्ट किसी और के साथ साइन कर ले, तो इसका मतलब है कि वो आपके यहाँ पे गाना नहीं गाएगी। शी हैज डिसेबल्ड हरसेल्फ टू परफॉर्म द प्रॉमिस। एक तो रिफ्यूजल है, क्लियर इनकार ही कर दिया कि जी मैं नहीं गाऊंगी। दूसरा क्या है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट कहीं और भी कर लिया, तो इसका मतलब है कि शी हैज डिसेबल्ड हरसेल्फ टू परफॉर्म द प्रॉमिस। अब यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं टू द एग्रीव्ड पार्टी वो होती है जो जिसका नुकसान हुआ होता है। In case of anticipatory breach, the aggrieved party has the following 2 options. Options to the aggrieved party: rescind the contract and claim, rescind वही कि म्यूचुअल एग्रीमेंट से बात खत्म कर दें, and claim damages for breach of the contract without waiting until the due date of the performance. बजाय इसके कि हम 20 तारीख तक का इंतजार करें, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करें और डैमेजेस क्लेम कर लें। लेकिन अगर जैसे वो ऊपर वाले केस में उसने 20 दिन पहले ही बता दिया था, तो इसके पास टाइम काफी था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कहीं और से कर सकता है। हाँ, अगर उसको वो चीज महंगी मिलती है तो वो उस महंगी जितना डिफरेंस है, हमने इससे बात की हुई थी 100 रुपए की, किसी और ने मुझे सप्लाई करने का कह तो दिया है, लेकिन वो मुझे 105 की प्राइस पे सामान डिलीवर करेगा, तो ये जो 5 रुपए ऊपर है ये मैं ए से क्लेम कर सकता हूं कि आपकी वजह से मुझे 5 रुपए महंगे पड़े हैं, वरना मेरा आपके साथ 20 रुपए के ऊपर बात तय मेरी आपके साथ हुई हुई थी। और ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑपरेटिव एंड वेट टिल द ड्यू डेट फॉर परफॉर्मेंस एंड क्लेम डैमेजेस इफ द प्रॉमिस स्टिल रिमेन्स अनपर। अब ये इसी के लिए वॉइडेबल आप लफ्ज अगर यूज कर लें तो उसके लिए वॉइडेबल है, जिसके साथ प्रॉमिस किया गया था, जो प्रॉमिस ही है उसके लिए वॉइडेबल है। कॉन्ट्रैक्ट आप खत्म ना करें, रिसाइंड ना करें, खत्म ना करें, बल्कि आप उसको चलने दें और देखें कि ड्यू डेट तक सिचुएशन जो है वो क्या बनती है, और डैमेजेस क्लेम कर लें अगर परफॉर्मेंस जो है वो स्टिल रहती हो तो।
जैसे ये सेकंड वाले केस में ए ने सी को बेच दिया था, तो ये भी तो हो सकता है कि उसका तो आपके साथ 10,000 कितने टन थे यार, 10 टन थे उसके, तो हो सकता है कि वो 10 टन कहीं और से अरेंज करके आपको दे दे। आपको तो 10 टन से गर्ज है, आपको इस चीज से गर्ज तो नहीं है कि वो कहाँ से आ रहे हैं। हो सकता है उसने अपनी इंटायर क्रॉप सी को बेच दी हो और उसने उसको बहुत बेहतर ऑफर लगाई हो, और आपकी जब बारी आए तो आपके साथ भी, क्योंकि 10 टन की बात हुई हुई है, वो 10 टन आपको कहीं से अरेंज करके दे दे और सामान आपको डिलीवर कर दे। तो दोनों केसेस जो हैं वो हो सकते हैं, और दोनों केसेस में ही जो ऑप्शन है वो आपके पास है। लेकिन ये जो सेकंड वाली है, जिसमें ट्रीटिंग कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ट्रीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एज ऑपरेटिव, if the aggrieved party treats the contract as operative and waits till the due date of the performance, the consequences of anticipatory breach will be as follows. हम रुक जाते हैं और देखते हैं कि बात कहाँ तक बैठती है, वो हमें कहीं से अरेंज करके दे देता है या अरेंज करके नहीं देता। The promiser may perform his promise on or before the due date of the performance, and the promisee will be bound to accept the performance. ऐसा भी हो सकता है कि वो कर दे, ड्यू डेट पे परफॉर्मेंस कर दे, जैसे अभी हमने बात की, और ऑब्वियसली फिर अगर वो परफॉर्म कर देता है, वो कहीं से 10 टन आपको अरेंज कर देता है उसी कीमत पे जो कीमत आपकी तय हुई हुई थी, तो यू आर बाउंड टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस। आप ये इनकार नहीं कर सकते कि भाई तुमने मुझे कहा था कि तुम अपनी फसल बेचोगे, तो ये तुम ये कहाँ से लाए हो। भाई आपको गंदम से कर्ज होनी चाहिए, जो क्वालिटी आपने कही थी वो क्वालिटी आपको दे रहा हूँ, गंदम ही दे रहा हूँ, कीमत भी आपसे वही चार्ज कर रहा हूँ, तो आप गंदम खाएं। आपको इस बात से क्यों गर्ज है कि ये कहाँ से आ रही। he will be bound to accept the performance. The promiser may take advantage of the discharge by supervening impossibility arising between the date of the breach and the due date of the performance, and in such a case, the promisee shall lose his right to sue for damages. दूसरी सिचुएशन क्या है कि ये जो हमने जो डिस्चार्ज बाय वो था कॉन्ट्रैक्ट बाय इम्पॉसिबिलिटी, उसमें हमने ये सुपरमीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की जो है वो बात हमने की थी कि ये क्या हो सकती है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बाद में इम्पॉसिबल हो गया है कि वो परफॉर्म किया जाए, जैसे कि वो सारे गुड्स अपने जो है वो किसी और को बेच चुका है, तो वो हमें क्या बेचेगा। तो इसका मतलब है कि ये पहले तो पॉसिबल था, अब इसके सी को बेचने के बाद ये पॉसिबल नहीं रहा है, तो हम इसका फायदा उठाएं और फायदा उठा के और हम केस कर दें। अगर हम ये काम नहीं करते तो द प्रोमिसी शैल लूज हिज राइट टू सू फॉर डैमेजेस। अगर हमने कि भाई इसने कहा था कि सामान डिलीवर करेगा और अभी अगर नहीं कर रहा, हमने इसका फ़ायदा ना उठाया, तो फिर क्या करेंगे। हमने अगर हमें कोई नुकसान हुआ तो हम उसके खुद जिम्मेदार होंगे, जो प्रोमिसर है वो इसका जिम्मेदार नहीं होगा। आगे इस चैप्टर की वो हैं सिर्फ रिव्यू है। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आज के लिए एडवांस कमर्शियल लॉ में यहीं ब्रेक लगा लेते हैं। और कम वाले हैं लोग हमारे साथ या नहीं है इसी क्लास में? जी सर मौजूद है। ठीक है, तो तकरीबन 10 मिनट की ब्रेक के बाद फिर हम कंपनी लॉ की क्लास स्टार्ट करते हैं।
ओके। और वो जो कुछ लोग थे जिनकी वो क्लासेस बहुत ज़्यादा मिस हुई हुई थी और लास्ट टाइम भी जो आए थे, वो उन तक इतला कैसे पहुंचाई जाए? वो ग्रुप में है कि नहीं है? सर कोई पता नहीं है वो ग्रुप में है या नहीं है। चलें, ठीक ठीक, थैंक यू।